गुड मॉर्निंग क्लास। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर आदि अनेक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए गए थे। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध के संबंध में एक ओम का नियम, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध के संबंध में लास्ट टर्म पे आपको बताया गया था। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में जो विद्युत धारा का पॉइंट है उसमें बताया गया था कि किसी परिपथ में किसी स्थान से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है, अदिश राशि है, मात्रक इसका एम्पियर होता है। ऐसे ही विद्युत विभव में बताया गया था कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। विभवांतर के संबंध में परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यह भी अदिश राशि है। ऐसे ही विद्युत वाहक बल के लिए सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। इसका प्रतीक प्रायः कैपिटल ई प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ओम का नियम। ओम के नियम में आपको बताया गया था कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखते हुए चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और इस कारण उसमें बहने वाली धारा का अनुपात चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध में आपको पहले ही बताया गया कि ये चालक के पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल टू रो एल अपान ए। ये प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर निर्भरता इस टॉपिक के अंतर्गत आपको समझाया गया था। देखिए विद्यार्थियों, किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो वैद्युत चालक का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। ऐसे ही अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो भी चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। R इक्वल टू रो एल अपान ए। ए ये हर में है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध है ये कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। जो चालक का प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। ये जो चालक का वैद्युत प्रतिरोध है ये ताप पर भी निर्भर करता है। धातुओं का जो प्रतिरोध है ये ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसके लिए एक फार्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। टी ताप है, एल्फा ताप गुणांक है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है और RT T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका विद्युत प्रतिरोध है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप पर भी ये प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है ये रो हो जाएगा RA
RA/L। तो इस हिसाब से जो इसकी यूनिट या मात्रक होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर और लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम गुणे मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध को यहां से परिभाषित करना चाहें तो हम इसी फार्मूले के आधार पर कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो और लंबाई 1 मीटर हो, तो उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके ओमीय प्रतिरोध के बराबर होगा। तो किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है वही चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये जो प्रतीक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, इसका नाम है रो, RHO, रो, पी जैसा दिखता है ये। तो यहां तक विद्यार्थियों आपका लास्ट टर्म पे टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद आज आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, वैद्युत परिपथ में अनेक उपकरण लगे होते हैं और उनका जो संयोजन है वो अनेक प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समांतर में, श्रेणी में, या फिर दोनों को मिला करके मिश्रित संयोजन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो दीपावली के समय सजावटी झालरें होती हैं छोटे छोटे बल्बों की, वो प्रायः श्रेणी संयोजन में जुड़ी होती हैं। एक बल्ब खराब होने पर पूरी पूरी झालर बंद हो जाती है। खराबी का पता लगाने के लिए बल्बों को, एक से अधिक बल्बों को टेस्ट करना पड़ता है, तब खराबी का पता चलता है। हम लोगों के घरों में जो वायरिंग में संयोजन होता है वो समांतर संयोजन होता है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक उपकरण से, प्रत्येक परिपथ के प्रत्येक भाग से समान धारा प्रवाहित होती है, जो कि आवश्यक नहीं होती है हमें, क्योंकि अलग अलग उपकरण अलग अलग प्रतिरोध का होता है, उसे भिन्न भिन्न धाराओं की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रेणी संयोजन में उपकरणों का संयोजन व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तौर पर विद्युत परिपथ में, घरों में जो वायरिंग होती है उसमें समांतर संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक उपकरण में समान वोल्टेज की प्राप्ति होती है और आवश्यकतानुसार उपकरण जितनी धारा आवश्यक होती है उसका वो उपयोग करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मुख्य रूप से हम श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन को डिस्कस करेंगे। प्रतिरोधों का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी संयोजन, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर संयोजन, या इसे पार्श्वक्रम संयोजन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सर्किट बनाया गया है। इस सर्किट में ये V वोल्ट की एक बैटरी लगी है, ये प्लग या कुंजी है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा को चालू या बंद किया जा सकता है।
और 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध लगे हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले एक्टिविटी करके एक जनरल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जनरल बात यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगाते हैं और वोल्टमीटर लगा करके हम इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर है उसको देख लेते हैं, वो V प्राप्त होता है। इसके बाद हम इन तीनों प्रतिरोधों में एक एक करके वोल्टमीटर को संयोजित करते हैं। पहले यहां वोल्टमीटर लगाया जाएगा तो प्राप्त पाठ्यांक V1 आता है। ऐसे ही दूसरे और तीसरे प्रतिरोधों में भी जब वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक V2 और V3 आता है। फिर इसके बाद पूरे में यहाँ पे ऐसे वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे। तो जब पूरे में वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो एक बार फिर से V पाठ्यांक आता है। तो हमने जब ऑब्जर्व किया, विश्लेषण किया, तो पता चला कि इन प्रतिरोधों में जो विभवांतर आ रहा है उनका योग वही आ रहा है जो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस विभवांतर आ रहा है। इस प्रकार V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आता है। यहां पर ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए हैं। श्रेणी संयोजन की पहचान आपको दिख रही है कि सबसे पहले पहला प्रतिरोध, फिर उस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, और इस तरह से तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ कुंजी के माध्यम से सेल के निगेटिव टर्मिनल से, और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। हमने एक एमीटर का भी प्रयोग किया। एमीटर का प्रयोग हमने किया, यहाँ पर एमीटर जोड़ा, तब हमने धारा देखी, फिर यहाँ कनेक्ट किया, फिर यहाँ कनेक्ट किया, फिर यहाँ कनेक्ट किया, तो हमने पाया कि परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर जब हम किसी एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक समान आता है। इससे निष्कर्ष निकला कि श्रेणी संयोजन में जब हम एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ किसी भी बिंदु पर कनेक्ट किया जा रहा है, तो विद्युत धारा का मान एक समान है। दूसरा कोई यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। विद्युत धारा जो यहाँ प्रवाहित होगी वही प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होगी, और वो यहाँ पे इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो विद्यार्थियों, श्रेणी संयोजन की पहचान का तरीका आपने देख लिया कि एक के बाद एक प्रतिरोध लगे होंगे और सभी प्रतिरोधों में समान धारा का प्रवाह होगा। एमीटर को आपने कनेक्ट करा के देख लिया। एमीटर कनेक्ट कराने का तरीका पहले ही आपको बताया जा चुका है। एमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं और उसकी पोलैरिटी का ध्यान रखते हैं। पोलैरिटी का मतलब यह है कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल होते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में। तो जो पॉजिटिव पोल है वो बैटरी की ओर होना चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होना चाहिए, और जो निगेटिव पोल है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब अगर हम ओम के नियम को देखें तो ओम के नियम में V बराबर RI आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जो V1 है, V1 इस प्रतिरोध में विभवांतर, उसकी जगह पे हम R1I लिख सकते हैं। ऐसे ही V2 की जगह पे R2I लिख सकते हैं, और V3 की जगह पर R3I लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दें और उनके स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसके लगाने से परिपथ में उतनी ही धारा प्रवाहित हो जितनी की अभी बह रही है। जैसे ये आपका यही वाला एक बैटरी है, ये कुंजी है,
जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का प्रवाह रोका और चालू किया जाएगा, और इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके उनके स्थान पर हम एक प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ रहे हैं। तो यहां पे स्विच ऑन करने पर, परिपथ को चालू करने पर, अगर परिपथ में उतनी ही धारा प्रवाहित हो रही है जितनी कि पहले I प्रवाहित हो रही थी, तो ऐसे प्रतिरोध को इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और उस परिस्थिति में सेल का सारा विभवांतर इस प्रतिरोध को प्राप्त होगा। इसलिए V की जगह पर हम लोग RI लिख सकते हैं। यहां से I कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल होगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि श्रेणी संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है वो समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, और क्लियर है कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो परिपथ से जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होगा, क्योंकि वो सभी का योग है। तो इस तरह से विद्यार्थियों एक खास बात और ध्यान देनी है, यहां परिपथ में सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये बैटरी का सिंबल है, सेलों का संयोग बैटरी होती है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, ये कुंजी या स्विच का सिंबल है। यहाँ पे जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है, जो विभव इस पॉइंट का है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। वैसे तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा जब रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर ये एक कनेक्टिंग वायर है और इसके प्रतिरोध को हम बिल्कुल भी रेजिस्टेंस लेस मानते हैं, इसका प्रतिरोध शून्य मानते हैं, नेग्लिजिबल होता है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, जो विभव इस बिंदु का होगा वही विभव इस बिंदु का होगा। इस तरह से जो विभवांतर इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस है वही विभवांतर इस प्रतिरोध R के अक्रॉस होगा। तो पूरा का पूरा ये विभवांतर इस प्रतिरोध में आ गया और वही धारा बह रही है जो पहले बह रही थी। इस तरह से हम लोगों ने V की जगह पर RI का प्रयोग कर लिया और I से I कैंसिल हो गया। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 से अधिक प्रतिरोध होंगे तो यहाँ ऐसे ही वो जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका श्रेणी संयोजन कंप्लीट हो गया। ओके।